चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर 16, जिसमें लेक्चर 16 में हम पढ़ेंगे त्रिकोष्ठीय वायुमंडलीय संचरण। जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ कृपया पिछला लेक्चर देख लें। तो चालू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोष्ठीय वायुमंडलीय संचरण। त्रिकोष्ठीय वायुमंडलीय संचरण, ये है हमारा त्रिकोष्ठीय वायुमंडलीय संचरण। इसके बारे में पढ़ना है, या फिर हम इसको कह सकते हैं त्रिविमीय देशांतरीय संचरण, ये है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें लिखिए, पहले आप लिखिए त्रिकोष्ठीय वायुमंडलीय संचरण या त्रिविमीय देशांतरीय संचरण, ये डालिए। इसमें लिखिए 1951 में पामेन एक साइंटिस्ट थे। पामेन 1951 में पामेन ने क्षोभमंडल में व्याप्त त्रिविमीय वायुमंडलीय संचरण पर 1951 में पामेन ने क्षोभमंडल में व्याप्त त्रिविमीय वायुमंडलीय संचरण पर दो सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत किए। पहला मॉडल क्या था? पहले मॉडल था तापीय मॉडल। इसमें डाल के लिखिए तापीय मॉडल, जिसे एक कोशिकीय संचरण मॉडल भी कहते हैं। इसमें 3 दाब पेटियां परिकल्पित है। 1730 के दशक में हेडली ने इस कोशिका को परिकल्पित किया था। 1730 के दशक में हेडली ने इस कोशिका को परिकल्पित किया था, जिसमें विषुवत पर सूर्यताप की मात्रा उच्च होने से निम्न दाब पेटी का निर्माण एवं संवहित वायु का क्षोभ सीमा के पास ध्रुवों की ओर विस्थापन एवं ध्रुवों पर उच्च दाब पेटी का निर्माण तथा धरातल पर ध्रुवीय पवन का संचरण होता है, जिससे एक कोशिका संचरण निर्मित होता है यदि पृथ्वी में घूर्णन गति का अभाव हो। तो ये बताते हैं हमें इन सेल के बारे में। तो ये हो गया। अब दूसरा तापीय मॉडल में लिख लीजिए आप लोगों ने। दूसरा मॉडल क्या है? ताप गतिकीय मॉडल। समझाया सारा जाएगा, तो आप पहले लिखिए, क्योंकि थ्योरी है, पहले इसको लिखना पड़ेगा। पहले आप लिखिए, फिर हम आगे समझाएंगे आपको। दूसरा है ताप गतिकीय मॉडल। तो इसमें लिखिए पामेन ने हेडली के मॉडल में परिवर्तन किया। क्योंकि पृथ्वी में घूर्णन गति है, अतः कोरियालिस प्रभाव एवं कोणीय संवेग के स्थानांतरण तथा घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय बलों का प्रभाव तापीय संचरण मॉडल में रूपांतरण करता है, मॉडिफिकेशन करता है। ये लिख लीजिए, इसको लिखिए। फिर इसमें कौन सा मॉडल आएगा? पहले लिखिए, पहले में उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पे आ जाता है? 30 से 45 डिग्री पर ना।
उष्णकटिबंधीय मॉडल 10 डिग्री से 30 डिग्री पर। तो लिखिए इसमें, यह 30 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यह 30 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में अवस्थित है, दोनों गोलार्ध में अवस्थित है तथा हेडली के नाम पर इसे पामेन ने हेडली सेल की संज्ञा दी, तथा हेडली के नाम पर इसे पामेन ने हेडली सेल या हेडली कोशिका की संज्ञा दी। यह सबसे अस्थायी कोशिका है, यह सबसे अस्थायी कोशिका है जो ग्रीष्म काल में सशक्त होती है, जो ग्रीष्म काल में सशक्त होती है, ग्रीष्म काल में सशक्त होती है क्योंकि सूर्यताप की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि सूर्यताप की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिससे विषुवतीय निम्न दाब और तीव्र गहन होते हैं, जिससे विषुवतीय निम्न दाब और तीव्र गहन होते हैं। सूर्य के भ्रामक विस्थापन के साथ या ध्रुवों की ओर लगभग, सूर्य के भ्रामक विस्थापन के साथ या ध्रुवों की ओर लगभग 35 से 40 डिग्री तक विस्थापित हो सकता है, 35 से 40 डिग्री तक यह विस्थापित हो सकता है, विशेषकर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में। इसके बाद उत्पत्ति इसकी लिखेंगे, उत्पत्ति के बारे में ये हो गया। उत्पत्ति में लिखेंगे, इस दाब पेटी का निर्माण विषुवतीय निम्न दाब एवं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के मध्य होता है, एवं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के मध्य होता है। विषुवत पर संवहित वायु क्षोभ सीमा के पास, विषुवत पर संवहित वायु क्षोभ सीमा के पास ध्रुवों की ओर अभिवहित होती है, ध्रुवों की ओर अभिवहित होती है। इन ऊपरी पौनों को या ऊपरी वायुमंडलीय संचरण को, इन ऊपरी पौनों को या ऊपरी वायुमंडलीय संचरण को प्रतिव्यापारिक पौन कहते हैं, प्रतिव्यापारिक पौन कहते हैं, जो कोरियालिस प्रभाव से विस्थापित होकर, जो कोरियालिस प्रभाव से विस्थापित होकर 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर, 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर वायु के लपटों के रूप में लगभग पछुआ होते हुए, वायु के लपटों के रूप में लगभग पछुआ होते हुए भूविक्षेपी प्रभाव से संचालित होने लगते हैं। भूविक्षेपी प्रभाव पिछले लेक्चर में बता दिया गया है, भूविक्षेपी प्रभाव से संचालित होने लगते हैं, जिससे ठंडी एवं शुष्क वायु का अवतलन प्राप्त होता है, जिससे ठंडी एवं शुष्क वायु का अवतलन प्राप्त होता है, तथा उपोष्ण उच्च दाब पेटी तथा उपोष्ण उच्च कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से व्यापारिक पौने उत्पन्न होकर आईटी सीजन में प्रवेश करती है, व्यापारिक पौने उत्पन्न होकर आईटी सीजन में प्रवेश करती हैं, जिससे हेडली कोशिका का त्रिविमीय संचरण पूर्ण होता है, जिससे हेडली कोशिका का त्रिविमीय संचरण पूर्ण होता है। हेडली, अब देखेंगे इसमें, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे हेडली कोशिका का जलवायु पर प्रभाव। हेडली कोशिका का जलवायु पर प्रभाव, क्या जलवायु पर प्रभाव होता है, इनके बारे में लिखिए। मानसूनी जलवायु, हेडली कोशिका का जलवायु पर प्रभाव मानसूनी जलवायु होती है। हेडली कोशिका के व्युत्क्रमण एवं ऊष्मागतिकी परिवर्तन से उत्पन्न होती है। मानसूनी जलवायु हेडली कोशिका के व्युत्क्रमण एवं ऊष्मागतिकी परिवर्तन से उत्पन्न होती है। यह तापीय जनित कोशिका है, हेडली कोशिका तापीय जनित कोशिका है। अब मानसूनी जलवायु में लिखिए, ऐसे मानसूनी जलवायु डालिए, मानसून जलवायु। ये मानसूनी जलवायु क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं? समाना समतुल्य जलवायु, देखिए पहला हो गया मानसूनी जलवायु, फिर इसमें होते हैं समाना समतुल्य जलवायु, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु। मानसूनी जलवायु, दूसरा समाना जलवायु, तीसरा उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु। हेडली कोशिका द्वारा प्रभावित ये 3 जलवायु प्रभावित होती हैं। अब इसके बाद
लिखना है, सारा कुछ समझाया जाएगा। पहले आप लिखिए लिखने, फिर इसके बाद इसमें लिखिए मध्य अक्षांशीय कोशिका। मध्य अक्षांशीय कोशिका में 60 लिखिए, 60 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य अक्षांशीय कोशिका में 60 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य यह ताप अप्रत्यक्ष अथवा गतिकीय कारणों से उत्पन्न कोशिका है। इस कोशिका का निर्माण समुद्र तल पर लगभग वर्ष भर प्राप्त होती है। इस कोशिका का निर्माण समुद्र तल पर लगभग वर्ष भर प्राप्त होती है, परंतु यूरेशिया के विशाल महाद्वीप पर यह अनुपस्थित है। यह एक क्षीण कोशिका है जो शीतकाल में अधिक अभिव्यक्त होती है। इस कोशिका का निर्माण उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के पास गर्म वायु के उत्थान के कारण है, क्योंकि गर्म वायु ध्रुवीय ठंडी वायु से मिश्रित नहीं हो पाती। भौतिक गुणों के अंतर के कारण ये मिश्रित नहीं हो पाती। यह गर्म वायु क्षोभ सीमा के नीचे विषुवत की ओर अभिवहित होने लगती है। यह गर्म वायु क्षोभ सीमा के नीचे विषुवत की ओर अभिवहित होने लगती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह अभिवहन एक मिथ्या है, सत्य नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार फेरल सेल की यह अभिवहित वायु हेडली सेल के वायु के नीचे दबती है तथा अवतलित होती है, जिससे उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी पर दाब का अध्यारोपण होता है। धरातल पर पछुआ पौने इसी दाब पेटी पर उत्पन्न होकर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर संचरित होती है, जिससे यह कोशिका पूर्ण होती है। चूँकि यह कोशिका गतिकीय कारकों से निर्मित है एवं वायु के अभिसरण एवं कोरियालिस प्रभाव से निर्मित या उत्पन्न होती है, अतः इसे फेरल कोशिका भी कहते हैं। अब डालेंगे हम आगे हेडिंग डालेंगे मौसम जलवायु से संबंध। मौसम जलवायु से संबंध डालेंगे। इसमें लिखेंगे इस कोशिका का संबंध वाताग्र जनन एवं चक्रवात जनन से है तथा अक्षांशीय उष्मा एवं आर्द्रता का वैश्विक विनिमय फेरल कोशिका के मध्य से होता है। अतः मौसमी परिवर्तन के हिसाब से यह सर्वाधिक संवेदनशील कोशिका है। अब डालेंगे ध्रुवीय कोशिका लिखेंगे। उसके अंदर लिखेंगे 65 से 90 के मध्य अवस्थित यह कोशिका भी तापजनित है। 65 से 90 के मध्य यह अवस्थित यह कोशिका भी तापजनित है, परंतु गतिकीय कारकों जैसे कोरियालिस प्रभाव,
जैसे सूर्य कोरियालिस प्रभाव को फिर से लिखिए। देखिए 65 से 90 के मध्य अवस्थित है। यह कोशिका भी ताप जनित है, परंतु गतिकीय कारकों जैसे कोरियालिस प्रभाव को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। कोरियालिस प्रभाव को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। सूर्यतप के ध्रुवों पर शीतकालीन अनुपस्थिति ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को सशक्त करती है। अतः यह कोशिका शीतकाल में अधिक सशक्त होती है एवं ध्रुवीय पूर्वा में उच्च त्वरण पाया जाता है, जिसे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के पास वायु का अभिसरण भी तीव्र हो जाता है। अर्थात निम्न दाब का पतन महत्व होता है। अभिसरित वायु का उत्थान एवं क्षोभ सीमा के पास ध्रुवों की ओर अभिवहन इस कोशिका को पूर्ण करती है। संबंधित जलवायु में लिखिएगा। संबंधित जलवायु मौसमी दशाएं लिखिए। संबंधित जलवायु मौसमी दशाएं इसमें लिखिएगा। शीतकाल में शीतलहर, हिमवर्षा, कनाडा में ब्लिजर्ड। शीतकाल में शीतलहर, हिमवर्षा, कनाडा में ब्लिजर्ड। साइबेरिया में बुरान कहते हैं। यह मुख्यतः टैगा एवं टुंड्रा एवं साइबेरियन समतुल्य जलवायु को प्रेरित करती है। अब अगले पार्ट में इसको हम समझाएंगे। आप लिख लिए हैं, अब अगले पार्ट में इसको हम समझाएंगे। थैंक यू। प्लीज़ कीप स्टडी एंड like and subscribe and share my channel. Thank you.